हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल यूएस वर्चुअल कैंपस में स्वागत है। मैं हूं उदय शंकर। बच्चों, आज की इस वीडियो सेशन में हम लोग बात करेंगे कॉमन एरर्स को लेकर के। आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग टोटल 25 कॉमन एरर्स को करने जा रहे हैं, जो कि प्रीवियस एग्जाम्स में पूछे गए हैं। अभी हाल फिलहाल के जो एग्जाम्स जो हुए हैं उनमें ये कॉमन एरर्स पूछे गए हैं। ये कॉमन एरर्स को आपको खुद डील करना है, आपको खुद से बनाना है, और इसके बाद आप अपने आंसर को आप हमारे आंसर से एक बार चेक कर सकते हैं। अगर इस 25 कॉमन एरर्स के सीरीज में अगर आपने 20 प्लस किया है तो आप बहुत अच्छे हैं, एक्सीलेंट है। लेकिन अगर आपका टोटल स्कोरिंग अगर 20 के नीचे है, ये तो आपको समझ में आना चाहिए कि अभी कुछ करने की जरूरत है, कुछ प्रयास करने की जरूरत है, कुछ प्रैक्टिस की जरूरत है। चलिए आज के इस वीडियो सेशन की शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। कह रहे क्या, इट वुड बी नाइस टू हैव a good evening stroll after 5 hours of office। लाइन को एक बार फिर से समझा जाए। लाइन क्या कर रहा है, इट वुड बी नाइस टू हैव, ठीक है। अगर इसमें गलत है तो आपका आंसर ये होगा, ए गुड इवनिंग स्ट्रॉल आफ्टर 5 hours ऑफ ऑफिस, यानी ऑफिस के 5 घंटे के बाद, ठीक है ना, एक इवनिंग में टहल लेना एक बहुत अच्छा आइडिया है, मतलब एक बहुत अच्छी बात है। चलिए इसका हिंदी रूपांतरण ये हुआ। बच्चे आप वीडियो को पॉज कर ले और इसके बाद ही आप इसको बनाने की कोशिश करें। बच्चों इसका राइट आंसर होना चाहिए सी होना चाहिए, इसका राइट आंसर सी होना चाहिए। यहां पर 5 hours ऑफ ऑफिस के जगह पर 5 घंटे ऑफिस में बिताने के बाद, 5 घंटे ऑफिस में काम करने के बाद, तो ऑफ ऑफिस के जगह पर एट ऑफिस होगा। अगर कोई व्यक्ति को अगर दिखलाना है, वर्किंग प्लेस के साथ दिखलाना है, तो हम उसके साथ एट का प्रयोग करेंगे। मान के चलिए कि अगर हमको कहना है कि मैं ऑफिस में हूं, मैं क्लास में हूं, कोई व्यक्ति किसी दुकान पर है, कोई क्लर्क के किसी डेस्क पर है, तो यहां पर जो प्रीपोजिशन के जो यूज होते हैं वो एट होते हैं। अगर हमें कहना है कि मैं ऑफिस में हूं और मैं काम कर रहा हूं, तो मैं लिखूंगा आई एम एट ऑफिस, ठीक है ना। चलिए तो एट का प्रयोग हम दिखलाते हैं वर्किंग प्लेस के साथ। इसका मतलब है कि यहां पर ऑफ के जगह पर प्रीपोजिशन एट होना चाहिए। हमारा 1 का राइट आंसर बनेगा वो ए होगा। चलिए हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं और इसको देखने की कोशिश करते हैं कि इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए। चलिए, अरुण लाइक्स जियोग्राफी मोर देन ही लाइक्स हिस्ट्री। इसमें आपको एरर चूज करना है, एरर पकड़ना है। आप वीडियो पॉज कर ले, आप आराम से समय लेकर बनाए। चलिए इसका राइट आंसर बच्चों होना चाहिए सी होना चाहिए। वजह क्या है सी के गलत होने का, वजह क्या है, थोड़ा सा हम इसको देखते हैं। देखिए, जब सब्जेक्ट एक ही हो और वो बार बार उसी को आना है, तो फिर हम उसके लिए नाउन या प्रोनाउन है ना का रिपीट नहीं करते हैं। ये अरुण लाइक्स ज्योग्राफी मोर देन ही लाइक्स हिस्ट्री, यानी कि अरुण के लिए ही आया है, तो रिपीटेशन यहाँ पर है ना, दोहराया गया है, और रिपीटेशन को गलत माना जाता है। तो हमारा करेक्ट लाइन कैसे होना चाहिए, अरुण लाइक्स ज्योग्राफी मोर देन, ठीक है ना, मोर देन ही लाइक्स हिस्ट्री की जगह पर देखिए, अब अरुण लाइक्स है और ही लाइक्स है, इसको पूरा को हम हटा देते हैं, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। हमारा करेक्ट लाइन किस तरह से होना चाहिए, अरुण लाइक्स ज्योग्राफी मोर देन हिस्ट्री, इतना काफी है। ही लाइक्स अनावश्यक है, सुपरफ्लुअस है, हम इसको समझ सकते हैं। इसको क्या समझा जाए, इसको सुपरफ्लुअस समझा जाए, अनावश्यक समझा जाए, ठीक है। तो 2 का हमारा राइट आंसर बनेगा सी बनेगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। करें कि while the solar energy has grabbed the spotlight, खंड ए कह रहा है थर्ड सवाल का, while the solar energy has grabbed the spotlight, wind power too has been made steady progress across the world and in India। इसमें हमें एरर को चुनना है, एरर को देखना है कि कहां पर एरर है। देखिए, अगर पूरे लाइन का भाव को अगर समझा जाए तो कह रहा है कि एनर्जी जो सोलर एनर्जी है, इसने स्पॉटलाइट को ग्रैब किया, मतलब सारा ध्यान जो है ना वो सोलर एनर्जी की तरफ है ना। आज हम जितने भी एनर्जी को प्रोड्यूस कर रहे हैं, अगर गैर परंपरागत एनर्जी में बात करें, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी में बात करें, तो हर कोई सोलर एनर्जी की बात करता है। विंड पावर भी जो है सौर ऊर्जा के बाद जो है पवन ऊर्जा, वायु है ना, पवन ऊर्जा, विंड पावर टू हैज बीन मेड स्टडी प्रोग्रेस। यहां देखिए, हैज बीन मेड के जगह पर आप हैज बीन मेकिंग कर दीजिए। हैज बीन मेड ये पैसिव है, जबकि लाइन को एक्टिव की जरूरत है, यहां पर पैसिव की जरूरत नहीं है। विंड पावर ने खुद प्रोग्रेस किया है, तो यहां पर डूअर दिया हुआ है, यानी कि हैज बीन मेड के जगह पर हम ऐसे लिख सकते हैं, विंड पावर टू हैज मेड। या एक तो देखिए इसको 2 तरह से सुधारा जा सकता है, या हम हैज मेड कर दें, एक करेक्शन हमारा ये होगा, या हम ऐसे भी लिख सकते हैं हैज बीन मेकिंग,
हमारा दूसरा करेक्शन ये होगा, यानी कि कहीं ना कहीं हमारा पार्ट बी में गलत है। ठीक है, अच्छा ये जो चीज ठीक है, यहां पर एंड है, दो बराबर चीजों को जोड़ता है, वर्ल्ड के लिए क्रॉस का इस्तेमाल किया गया और इंडिया के लिए इनका इस्तेमाल किया गया है, तो ये मतलब ये जो है ना नियम को सेटिस्फाई कर रहा है, यानी कि हमारा 3 का राइट आंसर होना चाहिए, 3 का राइट आंसर हमारा बी होना चाहिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट, ये सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट कॉमन एरर्स हैं, लेकिन इनको बनाने के लिए आपको बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। आपका कंसंट्रेशन लेवल आई शार्प होना चाहिए, कंसंट्रेशन लेवल क्वालिटी का होना चाहिए, बस कॉमन एरर के लिए इतना काफी है। और बेसिक रूल्स आपको पता होना चाहिए, आपको बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड रूल्स की तरफ जाने की कोई जरूरत नहीं है। आइए अब जैसे कि देखिए इस 4 नंबर के सवाल को देखा जाए तो ऐसे तो देखने से लग रहा है कि कितना कठिन है, लेकिन इसमें एरर बहुत आसान एरर है। क्या कह रहा है, प्राइड ब्रिंग्स ए ग्रेट डीलिंग ऑफ वैनिटी एंड इगोटिस्टिक इन्फ्लेशन। एक बार फिर से सुना जाए, प्राइड ब्रिंग्स ए ग्रेट डीलिंग ऑफ वैनिटी। देखिए गलत आपका यही पार्ट में है, ग्रेट डील ऑफ होता है ना, बहुत ज्यादा दिखलाने के लिए हम एक ग्रेट डीलिंग जैसा कोई वर्ड होता ही नहीं है, एक ग्रेट डील ऑफ होता है। इसका मतलब है कि हमारा 4 का राइट आंसर क्या होना चाहिए, 4 का राइट आंसर हमारा बी होना चाहिए। चलिए बाकी पार्ट सही है। आते नंबर 5 में, कह रहे क्या, परसुएशन हैपेंस। परसुएशन तभी होता है ना, आप किसी को तभी फुसलाते हैं when someone takes a stand from which he has unwilling to move। जब कोई एक रुख ले लेता है जहां से वो मूव नहीं करना चाहता है, तब आप जाकर के परसुएशन का इस्तेमाल करते हैं। ये वाक्य का ना हिंदी है। एक बार एरर्स को फिर से देखा जाए, परसुएशन हैपेंस ओनली व्हेन समवन टेक्स ए स्टैंड फ्रॉम विच ही हैज अनविलिंग टू मूव। इसमें एरर हमें चुनना है कि किस पार्ट में एरर है। बच्चों ये बहुत ही फंडामेंटल है, वैसे लाइन देखने से बहुत लंबा ये सेंटेंस लग रहा है कि जैसे कि पकड़ में नहीं आएगा, लेकिन बहुत आसान है। देखिए इसका राइट आंसर सी होना चाहिए। इसका क्या वजह है, देखिए अनविलिंग जो है ना वो एडजेक्टिव है, पहले आप ऐसे समझिए, और ये हमारा सब्जेक्ट है, इस खंड में हमारा ये सब्जेक्ट है। तो कहने का तात्पर्य कि सब्जेक्ट को एडजेक्टिव से जोड़ने के लिए हैज हैव की जरूरत नहीं होती है, बल्कि बी फॉर्म की जरूरत होती है, बी फॉर्म की जरूरत होती है। यानी कि ही हैज अनविलिंग के जगह पर हमारा होना चाहिए ही इज अनविलिंग। बी के 5 रूप एम, इज, आर, वाज, वर, जैसे कि आप जानते हैं। यहां पर हैज का यूज गलत किया गया है, हैज हमारा गलत है, इसके जगह पर आना चाहिए इज। इज आने का वजह क्या है कि इस वर्ड के एडजेक्टिव होना। अगर ये वर्ड नाउन होता तो ये लाइन ठीक था, है ना, ये वर्ड अगर नाउन होता तो ये लाइन ठीक था। तो कहने का मतलब है कि हमारा करेक्ट लाइन ऐसे होना चाहिए, फ्रॉम विच ही इज अनविलिंग टू मूव, यानी कि हमारा 5 का राइट आंसर हमारा सी बनेगा। आते नंबर 6 में, करेक्ट, द फूड कंज्यूम्ड is converted on the body into glucose। the food consumed is converted on the body into glucose। फिर नो एरर। बच्चों ये बहुत आसान है, बहुत आसान है, एक्सट्रीमली ये इजी है, आपको एरर के रूप में दिया गया प्रश्न, बहुत आसान है। थोड़ा सा इसको अगर समझते हैं तो इसका राइट आंसर बी होना चाहिए। कन्वर्टेड ऑन के जगह पर कन्वर्टेड इन होना चाहिए, ठीक है ना, वो बॉडी में जा करके कन्वर्ट करता है ग्लूकोज में। जो हम फूड खाते हैं वो बॉडी के अंदर जाता है और उसमें वो ग्लूकोज में कन्वर्ट कर जाता है, यानी कि यहां पर ऑन का यूज गलत किया गया है, यहां पर होना चाहिए इन। 6 का राइट आंसर हमारा बी होगा। आइएगा नंबर 7 में, करें क्या, मल्टीपल रिसर्च स्टडीज हैव लेड एम्फेसिस ऑन द इंपॉर्टेंस ऑफ वॉकिंग टू इंप्रूव्ड ग्लूकोज कंट्रोल। एक बार फिर से सवाल को समझा जाए, मल्टीपल रिसर्च स्टडीज, जितने भी रिसर्च स्टडीज हुए हैं, हैव लेड एम्फेसिस ऑन द इंपॉर्टेंस, उन्होंने जोर डाला है किसके महत्व पर, ठीक है ना, ऑन द इंपॉर्टेंस ऑफ वॉकिंग, है ना, आपके वॉक करने पर ज्यादा जोर डाला गया है, टू इंप्रूव ग्लूकोज कंट्रोल, ग्लूकोज कंट्रोल को इंप्रूव करने में काफी मदद करेगा। देखिए मेरे आवाज में ही इसका आंसर छिपा है, अगर आप थोड़ा अच्छे आईक्यू रखते हैं तो आप मेरे आवाज से इसके आंसर को पकड़ सकते हैं। मैं बार बार इंप्रूव बोल रहा हूं, मैं कभी इंप्रूव बोला ही नहीं हूं। इसका मतलब है कि देखिए 2 के बाद क्या होना चाहिए, 2 के बाद होना चाहिए V1, एकदम सीधी सी बात, यहां पर कोई तरह का प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। 2 के बाद हमें V1 की जरूरत है। हम वॉकिंग क्यों करते हैं, ग्लूकोज कंट्रोल को इंप्रूव करने के लिए, तो यहां पर इंप्रूव की जगह पर इंप्रूव होना चाहिए। इसका मतलब 7 का राइट आंसर हमारा सी होगा। आते नंबर 8 की तरफ, करेक्ट, ऑफ ऑल दोज इन्वॉल्व्ड विद द एक्सीडेंट नन वाज सीरियसली इंजर्ड। जो भी लोग एक्सीडेंट में इन्वॉल्व्ड थे, है ना,
अच्छा भाग था कि उनको मतलब वो गंभीर रूप से घायल नहीं हुए, ठीक है ना, जिनको भी एक्सीडेंट हुआ वो गंभीर रूप से घायल नहीं थे। चलिए, ऑफ ऑल दोज इन्वॉल्व्ड विद द एक्सीडेंट नन वाज सीरियसली इंजर्ड। बच्चों इसका राइट जो आंसर होना चाहिए वो ये पार्ट बी होना चाहिए। वजह क्या है, इन्वॉल्व के साथ यहां पर प्रीपोजिशन विद की जरूरत नहीं, इन्वॉल्व के साथ इन की जरूरत है, ठीक है ना। हमारा वाक्य इस प्रकार होना चाहिए कि दुर्घटना में शामिल जो लोग थे, शामिल है ना, उस दुर्घटना में का अंग्रेजी यहां पर विथ की जगह पर इन होना चाहिए, यानी कि हमारा 8 का राइट आंसर जो बनेगा वो बी होगा। इन्वॉल्व विथ होता है, ऐसा नहीं कि नहीं होता है, लेकिन इस सेंटेंस के लिए प्रीपोजिशन इन की जरूरत है, विथ की जगह पर इन की जरूरत है। 8 का राइट आंसर बी होगा। आते हैं नंबर 9 में। करेक्ट, आफ्टर वी वर ड्राइविंग 4 माइल्स, है ना, मतलब माइल्स हम लोगों ने ड्राइव किया ऑन द विंडिंग रोड, घुमावदार सड़क पर, ठीक है ना, जो सड़क था घुमावदार था। आई वाज सडनली सिक, फिर मैं अचानक बीमार हो गया। बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और इस तरह के सवाल बारंबार पूछे जाते हैं। देखिए ये कह रहा है कि ड्राइविंग करने के बाद इसके साथ ये घटना घटा, पहले ड्राइव किया, मिलो मिल ड्राइव किया, इसके बाद ये बीमार पड़ गया। तो जो काम पहले होता है वो पास्ट परफेक्ट के नियम से, ठीक है ना, वो पास्ट परफेक्ट के नियम से, जो काम बाद में होता है वो सिंपल पास्ट के नियम से, जैसे कि हम लोग जानते हैं। तो वाक्य कैसे होना चाहिए, आफ्टर वी हैड, है ना, यहां पर हैड कर लीजिए, है ना, और ये ड्राइव अभी ये चेंज होगा, ड्राइव एन, ड्राइव का भीतरी ड्राइव एन, ड्राइव ड्रोव ड्राइव एन, थोड़ा ध्यान दिया जाए। यानी कि हमारा वाक्य इस तरह से होना चाहिए, आफ्टर वी हैड ड्राइव एन, है ना, वर ड्राइविंग हमारा गलत है, वर्ब चेंज होगा तो ड्राइविंग भी चेंज होगा। तो वाक्य किस तरह से इंप्रूव होना चाहिए, आफ्टर वी हैड ड्राइवन 4 माइल्स ऑन द विंडिंग रोड आई वाज सडनली सिक। किस लिए ऐसा हुआ है, पहले काम ड्राइव करने का हुआ, इसके बाद काम हुआ बीमार पड़ने का। तो जो काम पहले होता है पास्ट एक्शन में तो वो बनता है पास्ट परफेक्ट के नियम से, और जो काम बाद में होता है वो बनता है सिंपल पास्ट के नियम से। तो इसी नियम के तहत हमारा जो पहला 9 का राइट आंसर जो होगा वो ए होगा, ठीक है ना। 9 का राइट आंसर जो होगा वो ये होगा, वर ड्राइविंग के जगह पर हैड ड्राइविंग होना चाहिए। आइए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। करेक्ट क्या, इट इज ऑफ प्राइमरी इंपॉर्टेंस, इट इज ऑफ प्राइमरी इंपॉर्टेंस इन स्विमिंग टू लर्न टू ब्रेथ प्रॉपरली। इसमें हमें एरर को चुनना है। करेक्ट क्या, इट इज ऑफ प्राइमरी इंपॉर्टेंस इन स्विमिंग टू लर्न टू ब्रेथ प्रॉपरली। देखिए प्राइमरी इंपॉर्टेंस के जगह पर होना चाहिए प्राइम इंपॉर्टेंस। देखिए चलिए प्राइमरी देखते हैं। देखिए यहां पर प्राइमरी का यूज गलत है। प्राइमरी का मतलब होता है, देखिए प्राइमरी के जगह पर प्राइम होना चाहिए। प्राइम का मतलब होता है चीफ या मेन, प्राइम का मतलब होता है चीफ या मेन, आप ऐसा समझिए। और प्राइमरी का मतलब यहां पर है एलिमेंट्री, यहां पर प्राइमरी का मतलब है एलिमेंट्री। जैसे कि हम लोग प्राइमरी एजुकेशन करते हैं, प्राइमरी एजुकेशन के बाद एडवांस्ड एजुकेशन की ओर जाते हैं, तो यहां पर प्राइमरी का मतलब मेन से नहीं है। जबकि यहां पर भाव क्या कहा गया है कि ये बड़े महत्व की बात है, इट इज अ प्राइम इंपॉर्टेंस, ये बहुत महत्व की बात है। इन स्विमिंग, है ना, ये स्विमिंग में ये बहुत महत्व की बात है। टू लर्न टू ब्रेथ प्रॉपरली, कि आप बढ़िया से सांस लेना सीख जाइए, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि प्राइमरी के यहाँ यूज गलत है और यहां पर होना चाहिए प्राइम। प्राइम का मतलब क्या होता है, चीफ या मेन। तो हमारा 10 का राइट आंसर जो होगा वो ए होगा। आइए नंबर 11 में। करेक्ट, द फोरकास्ट वाज फॉर फेयर एंड वार्म वेदर। जो फोरकास्ट किया गया था, जो भविष्यवाणी किया गया था, वो एक अच्छे और थोड़ा गर्म मौसम का भविष्यवाणी किया गया था। एंड द डे डॉन्ड डार्क एंड चिल, लेकिन यहां दिन कैसा निकला, डाउन्ड मतलब दिन कैसा निकला, डार्क निकला। जबकि उम्मीद क्या किया गया था कि दिन एकदम चमकदार निकलेगा, धूप वाला निकलेगा, फेयर निकलेगा, लेकिन दिन क्या निकल गया, डार्क निकल गया। अच्छा, और क्या भाई, वार्म वेदर का फोरकास्ट किया गया था, लेकिन डे कैसा निकला, एकदम ठंडा डे निकला। मतलब जो भविष्यवाणी किया गया था वो ये था कि धूप निकलेगा, गर्म मौसम रहेगा। लेकिन इसके उलट क्या हुआ कि जो दिन निकला वो कैसा निकला, तो एकदम मतलब बादल युक्त, आप ऐसे समझिए, अंधकार वाला दिन निकला। मतलब कहने का तात्पर्य कि धूप नहीं था और बहुत ही ठंड था। देखिए बच्चों, ये एंड से ये बात नहीं बनना चाहिए। एंड क्या करता है, एंड सेम डायरेक्शन में ले जाता है, लेकिन यहां पर डायरेक्शन अपोजिट है। फोरकास्ट किया गया था वार्म वेदर के लिए, फोरकास्ट किया गया था फेयर डे के लिए, लेकिन दिन क्या निकला, दिन निकला डार्क और चिल निकला। इसका मतलब है कि एंड के जगह पर हमारा आंसर बट होना चाहिए। एंड का यहां यूज गलत है, एंड के जगह पर बट की जरूरत है। इसका मतलब है 11 का राइट आंसर हमारा क्या बनेगा, सी बनेगा। आइए नंबर 12 में आते हैं। करेक्ट है, टू राइट, टू स्पीक,
और टू एक्ट, सिम्स, ठीक है ना। चलिए वेरी इजी, चलिए इसको थोड़ा सा देखा जाए, इसमें क्या गलत है। ठीक है, करेक्ट है टू राइट, टू स्पीक, देखिए और टू एक्ट, देखिए एंड होना चाहिए, मतलब लिखना, बोलना और और ठीक है ना, ये तथा तथा वाला बात है ना, और एक्ट करना, ये तीनों मिलकर के एक भाव बना रहे हैं, नहीं कि लिखना, बोलना और तथा एक्ट करना आना बहुत आसान प्रतीत होता है। ये सिम्स जो है ये एक चीज के लिए कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट है कि लिखना, बोलना और एक्ट करना आना बहुत आसान दिखता है। तो इसका मतलब है कि यहां पर सिम्स तो ठीक है, लेकिन यहां पर और की जरूरत नहीं है, यहां पर जरूरत है एंड की, यहां पर जरूरत है एंड की। अतः हमारा 12 का राइट आंसर क्या होगा, ए होगा। आइए नंबर 13 में कह रहा क्या, रडार इक्विपमेंट्स दैट इज टू बी यूज्ड फॉर शिप्स मस्ट बी इंस्टॉल्ड केयरफुली। एक बार सवाल को फिर से सुना जाए, कह रहा क्या, रडार इक्विपमेंट्स दैट इज टू बी यूज्ड, जो कि यूज किया जाना है, फॉर शिप्स, जहाजों के लिए, मस्ट बी इंस्टॉल्ड केयरफुली, उसको ध्यान से लगाए जाने की जरूरत है। बच्चों बहुत आसान एरर है, एकदम लॉलीपॉप है, ये एकदम आसान एरर है और इस तरह का एरर जरूर और जरूर बनना चाहिए। गलत होने का मतलब है कि आपकी तैयारी अच्छी नहीं है, एरर रिलेटेड आपकी तैयारी अच्छी नहीं है। अगर आप बना सकते हैं तो ठीक है, देखते हैं इसका आंसर क्या होना चाहिए। इसका आंसर होना चाहिए ए होना चाहिए। वजह क्या है इसके आंसर ए होने का, इक्विपमेंट जो है ना अनकाउंटेबल नाउन है, पहले आप ऐसा समझिए, पहले इक्विपमेंट का मतलब उपकरण, औजार आप मान के चलिए, और ये अनकाउंटेबल नाउन है। जैसा कि हम जानते हैं कि अनकाउंटेबल नाउन के अंत में इसका प्रयोग हम बाहर से नहीं करते हैं, अनकाउंटेबल नाउन में इसका प्रयोग नहीं होता है। इसका मतलब है कि इक्विपमेंट में से एस आपको हटाना होगा। ठीक है, चलिए आते हैं नंबर 14 की तरफ। कह रहे क्या, जॉन कुड नॉट कम टू अ स्कूल, जॉन स्कूल नहीं आ सका, एज ही वॉज इल फ्रॉम कोल्ड, चूंकि वो बुखार से वो बीमार था, कोल्ड से सर्दी से, सॉरी सर्दी से वो बीमार था। एक बार बात को फिर से सुना जाए, जॉन कुड नॉट कम टू अ स्कूल, जॉन स्कूल नहीं आ सका, एज ही वॉज इल फ्रॉम कोल्ड, चूंकि वो सर्दी से बीमार था। बच्चों ये बहुत आसान एरर है, देखने में लग रहा है कठिन है, लेकिन थोड़ा सा टिपिकल है और आसान है। देखिए इल फ्रॉम कोल्ड के जगह पर इल विथ होता है, ये प्रीपोजिशन का प्रॉब्लम है, यहाँ पर प्रीपोजिशन का प्रॉब्लम है। इल इल एक एडजेक्टिव है, आप ऐसे समझिए, और अगर आप किसी से बीमार है और आप उसके लिए इल का प्रयोग करके बनाना चाहते हैं तो इल के साथ जो प्रीपोजिशन का जो हम यूज करते हैं वो विथ होता है। इसका मतलब है हमारा 14 का राइट आंसर हमारा सी होने वाला है। चलिए आते हैं नंबर 15 की तरफ। चलिए करें क्या, ऑनेस्टी ऑलवेज हैज एंड विल ऑलवेज बी ए ग्रेट वर्च्यू। एक बार फिर से सवाल को सुना जाए, ऑनेस्टी ऑलवेज हैज एंड विल ऑलवेज बी ए ग्रेट वर्च्यू। इसमें आपको एरर फाइंड आउट करना है कि किस भाग में एरर है। बच्चों देखिए ये सवाल थोड़ा सा आपके कंसंट्रेशन का टेस्ट लेगा, ठीक है ना, कुछ आईक्यू का टेस्ट लेगा, यहाँ पर नॉलेज की ज्यादा जरूरत नहीं है। देखिए एंड क्या करता है, जैसे कि हम जानते हैं कि एंड जो है ना दो पैरेलल चीजों को जोड़ता है, दो बराबर चीजों को जोड़ता है, दो पैरेलल चीजों को एंड जोड़ता है, ये तो हमें समझ में आ रहा है। चलिए अब यहाँ पर देखिए दूसरे पार्ट में देख रहे हैं कि विल के बाद, विल और सेल के बाद क्या होता है। आप क्या पढ़े हैं, विल और सेल के बाद आप पढ़े हैं कि V1 होता है। ओके, विल और सेल के बाद क्या होता है, V1 होता है। तो V1 के तौर पर यहां पर बी का यूज किया गया है। और एंड के बारे में हम क्या देख रहे हैं कि एंड बराबर चीजों को जोड़ता है, यानी कि अगर विल के बाद यदि V1 है तो हैज अपने बाद क्या लेता है, हैज का क्या नियम है, हैज के बाद V3 चाहिए, हैज हैव के बाद V3 चाहिए। इसका मतलब है कि इसका देखिए यहाँ ऑक्सिलरी वर्ब है, यहाँ मेन वर्ब है, लेकिन यहाँ ऑक्सिलरी वर्ब है लेकिन मेन वर्ब गायब है। लेकिन एंड क्या करेगा, दो बराबर चीजों को जोड़ेगा। तो यहां पर हैज के बाद ये बी है, ये V1 बी है, और हैज के बाद हमने अभी क्या कहा, हैज के बाद क्या चाहिए, V3 चाहिए, यानी कि यहाँ पर बीन की जरूरत है, यहाँ पर बीन की जरूरत है। तो करेक्ट लाइन हमारा किस तरह से होगा, ऑनेस्टी ऑलवेज हैज बीन एंड विल ऑलवेज बी, यानी कि यहाँ पर हैज के बाद बीन की जरूरत है। ठीक है, 15 का राइट आंसर हमारा ए होगा। आइएगा नंबर 16 में, करें क्या, थैंक्स टू मेडिकल रिसर्च, ठीक है ना, मैं यहाँ थैंक्स टू का मतलब के बदौलत, मेडिकल रिसर्च के बदौलत आवर लाइफ्स हैव बिकम हेल्दी एंड लॉन्ग, ठीक है ना, मतलब मेडिकल रिसर्च के बदौलत हमारा लाइफ जो है ना वो हेल्दी हो गया है और लॉन्ग हो गया है।
बच्चों जस्ट अभी बात हुआ है, एंड क्या करेगा, एंड दो बराबर चीजों को जोड़ेगा, ठीक है ना, एंड दो बराबर चीजों को जोड़ेगा। अगर एंड के पहले कंपैरेटिव है, आप ऐसे समझिए, अगर एंड के पहले कंपैरेटिव है, हेल्दी से बना हेल्दियर, तो लॉन्ग से क्या बनना चाहिए, लॉन्गर होना चाहिए ना। यहां भी तो कंपैरेटिव की जरूरत है, तो लॉन्ग के बाद लॉन्ग के जगह पर लॉन्गर होना चाहिए। यानी कि हमारा राइट आंसर क्या होना चाहिए, हमारा राइट आंसर सी होना चाहिए। 16 का राइट आंसर जो होगा वो सी होगा। आते हैं नंबर 17 की तरफ। कह रहा है क्या, फॉर यंग डोनाल्ड पीस इन वियतनाम, वियतनाम एक देश है जो हमारे दक्षिण एशिया में है। कह रहा है क्या कि फॉर यंग डोनाल्ड पीस इन वियतनाम वाज ऑलमोस्ट टेरिबल एज वार। यानी कि यंग डोनाल्ड के लिए, जो बच्चा जो डोनाल्ड था उसके लिए मतलब वियतनाम में शांति आना उतना ही मुश्किल था जितना कि वार था, जितना वार मुश्किल था। चलिए, मतलब कहने का मतलब कि पीस भी लाता तो टेरिबल आता। चलिए इसमें देखिए, इसमें एरर, हमें एरर को चुनना है। देखिए हमने जैसे पहले से जानते हैं कि जो एडजेक्टिव होता है ना, एडजेक्टिव होता है तो एडजेक्टिव दोनों तरफ एस से जुड़ा होता है, ठीक है ना। एडजेक्टिव एक तरफ एस से नहीं होता है। देखिए यहाँ पर टेरिबल एडजेक्टिव है, पहले आपको समझना होगा टेरिबल क्या एडजेक्टिव है, और इसके बाद एज है तो इसके पहले भी क्या होना चाहिए, एज होना चाहिए। यानी कि हमारा करेक्ट सेंटेंस कैसे बनना चाहिए, वाज ऑलमोस्ट एज टेरिबल, यहाँ पर एज होना चाहिए। क्योंकि एडजेक्टिव दोनों तरफ एज है ना, दोनों तरफ एज चाहता है, इसके दोनों तरफ एज होना चाहिए, एक तरफ नहीं। इसका मतलब है कि हमारा 17 का राइट आंसर हमारा सी होगा, ऑलमोस्ट के बाद एज की जरूरत है। आइएगा नंबर 18 में। करेक्ट, डिस्पाइट द ट्रेन वाज एम्प्टी। करेक्ट, डिस्पाइट द ट्रेन वाज एम्प्टी ही केम आउट एंड सैट इन फ्रंट ऑफ मी, है ना। इसके बावजूद कि ट्रेन खाली था, वो आया और मेरे सामने बैठ गया। ठीक है, देखिए बच्चों ये बहुत ही टिकलिश है, थोड़ा सा यहाँ पर आईक्यू की जरूरत है, थोड़ा जानकारी भी चाहिए, ठीक है ना, थोड़ा सा जानकारी भी चाहिए। देखिए डिस्पाइट क्या है, डिस्पाइट एक प्रीपोजिशन है, पहले वर्ड के कैटेगरी समझिए। डिस्पाइट एक प्रीपोजिशन है, और प्रीपोजिशन अपने बाद क्या लेता है, प्रीपोजिशन अपने बाद लेता है नाउन या प्रोनाउन। प्रीपोजिशन अपने बाद लेता है नाउन या प्रोनाउन। लेकिन यहां पर जो हम डिस्पाइट के बाद देख रहे हैं, नहीं तो क्लॉज है, तो प्रीपोजिशन क्लॉज नहीं लेता है। क्लॉज लेने का काम कंजंक्शन करता है, कंजंक्शन के बाद हम क्लॉज का इस्तेमाल करते हैं, तब जाके फिर अगला फिर क्लॉज आता है। यानी कि दो क्लॉज को जोड़ने का काम ये कंजंक्शन करता है। ये कंजंक्शन देखिए, ये क्लॉज है, फिर आगे भी क्लॉज है, तो दो क्लॉज को जोड़ने का काम एक कंजंक्शन करेगा। लेकिन डिस्पाइट क्या है, डिस्पाइट को प्रीपोजिशन कहा गया है। अब कैसे ये होगा, तो या तो हम इसको हटा देते हैं, या तो हम इसको पूरी तरह से डिस्पाइट को ही हटा देते हैं। हम कोई कंजंक्शन वर्ड रख देते हैं जो कंट्रास्ट को दिखलाता हो, जो उल्टा बात बताता हो। हम इसके जगह पर हम ऑल्दो लिख सकते हैं, पहले समझा जाए। लेकिन हम चाहते हैं कि हम इसको डिस्पाइट से ही बनाएं, हम नहीं चाहते हैं कि हम कोई दूसरा कंजंक्शन इस्तेमाल करें। तो देखिए डिस्पाइट एक प्रीपोजिशन है, और इसी का जो कंजंक्शन फॉर्म है, इसी का कंजंक्शन फॉर्म है वो इस तरह से है, डिस्पाइट द फैक्ट दैट। डिस्पाइट द फैक्ट दैट, यदि कोई कहे कि डिस्पाइट को आप कंजंक्शन बनाइए, तो इसी में हम कुछ जोड़ करके इसको कंजंक्शन बना सकते हैं। वो क्या है भाई, तो डिस्पाइट द फैक्ट दैट, है ना। अब ये अब हमारा कंजंक्शन का काम करेगा, तो हमारा डिस्पाइट की जगह पर क्या होना चाहिए, डिस्पाइट द फैक्ट दैट द ट्रेन वाज एम्प्टी ही केम आउट एंड सैट इन फ्रंट ऑफ मी। यानी कि हमारा पार्ट जो ए गलत है, या तो आप इसको कंजंक्शन बना दीजिए, और नहीं अगर बनाना चाहते हैं या आपको जानकारी नहीं है, तो आप इसी को हटा करके इसके जगह पर कोई है ना कंट्रास्ट वाला कंजंक्शन दे दीजिए। यानी कि हमारा 18 का राइट आंसर हमारा ए होगा। 18 का राइट आंसर हमारा ए होगा। आइए नंबर 19 की तरफ। करे क्या, टू गेट इनटू द बिल्डिंग, टू गेट इनटू द बिल्डिंग, ठीक है ना, ही डिसगाइज्ड एज ए रिपोर्टर, नो एरर। इसमें हमें एरर का चुनाव करना है कि इसमें एरर कहां है। करे क्या कि मतलब भवन में घुसने के लिए, है ना, डिसगाइज का मतलब भेष बदलना, है ना, उसने रिपोर्टर का भेष बदल लिया, अपने आप को चेंज किया ना, अपने आप को चेंज किया। यानी कि यहां पर कुछ रिफ्लेक्सिव छूट रहा है। हमारा वाक्य इस तरह से होना चाहिए, ही डिसगाइज्ड हिमसेल्फ, ही डिसगाइज्ड हिमसेल्फ होना चाहिए। यानी कि हमारा पार्ट क्या होगा, हमारा पार्ट बी हमारा इसका राइट आंसर होगा, ठीक है ना। यहाँ पर हिमसेल्फ का नहीं होना वाक्य को अधूरा बनाता है। वो डिसगाइज किया, अपने आप को डिसगाइज किया, किस रूप में, एज ए रिपोर्टर, रिपोर्टर के तौर पर, रिपोर्टर अपने आप को बना लिया उसने। तो हमारा 19 का राइट आंसर हमारा बी होगा, वहां पर हिमसेल्फ की जरूरत है। आइए नंबर 20 में करे क्या, दिस ट्रू स्टोरी प्रोवाइड्स एन एविडेंस ऑफ द पावर ऑफ एडवर्टाइजिंग। चलिए थोड़ा सा देखा जाए इसमें क्या एरर है। बहुत आसान है, और थोड़ा सा दिमाग अगर आप अप्लाई करते हैं तो एकदम आसानी से बन जाएगा।
कर है क्या, दिस ट्रू स्टोरी प्रोवाइड्स एन एविडेंस ऑफ द पावर ऑफ एडवर्टाइजिंग। देखिए बच्चों, इसमें जो गलत पार्ट है ना, वो पार्ट बी है, वो पार्ट बी गलत है। एविडेंस एक अनकाउंटेबल नाउन है, पहले आप इसको ऐसा समझिए। एविडेंस एक अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल नाउन के साथ हम कभी भी आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करते हैं जब तक कि वो विशेष ना हो, ठीक है ना। जब तक, और करेंगे भी तो तब करेंगे, ये थोड़े करेंगे किसी भी अनकाउंटेबल नाउन के साथ, ठीक है ना। खास सेंस में ही लगता है एन, अनकाउंटेबल नाउन के साथ, किसी भी अनकाउंटेबल नाउन के साथ हम आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करते जब तक कि वो खास ना हो, आप ऐसे समझे। तो इसका मतलब है कि एविडेंस के साथ हम एन का प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है, केवल एविडेंस होना चाहिए। चलिए, या अगर इसको काउंटेबल बनाना चाहते हैं, मान के चलिए कि काउंटेबल बनाना चाहते हैं, तो कैसे लिखेंगे, ए पीस ऑफ एविडेंस, ए पीस ऑफ एविडेंस। या तो देखिए इसको दो तरह से सुधारा जा सकता है, या तो हम एन हटा दे, या हम इसको लिखना चाहते हैं कि एक सबूत, तो उसके जगह पर हम लिखेंगे पीस ऑफ एविडेंस। आप कुछ भी कीजिए, आंसर तो आपका बी ही है ना, तो 20 का राइट आंसर हमारा क्या होगा, बी होगा। आइए 21 में कर है क्या, एन एग्जॉस्टिंग इन्वेस्टिगेशन फाइनली रिवील्ड द कॉज ऑफ द एक्सीडेंट। एक बार फिर से सुना जाए, एन एग्जॉस्टिंग इन्वेस्टिगेशन फाइनली रिवील्ड द कॉज ऑफ द एक्सीडेंट। इससे क्या है, आप जब तक हिंदी नहीं निकालिएगा आप राइट आंसर पर नहीं जा सकते हैं। देखिए, एक बहुत बड़ा इन्वेस्टिगेशन हुआ, बहुत बड़ा छानबीन हुआ, है ना, कहां तक पहुंचने के लिए, तो एक्सीडेंट के कारण जानने के लिए, है ना, बहुत बड़ा छानबीन हुआ। देखिए, एग्जॉस्टिंग के जगह पर एग्जॉस्टिव होना चाहिए। अगर आपको कहना है विस्तृत, कहना है बहुत बड़ा, कहना है बहुत बड़ा, विस्तृत कहना है, बहुत बड़ा या विस्तृत कहना है, विस्तार में, ठीक है ना, आप ऐसा समझिए। तो इसके लिए एक वर्ड है एग्जॉस्टिव, है ना, उसके लिए एग्जॉस्टिंग नहीं है, एग्जॉस्टिव रिसर्च होता है, एग्जॉस्टिव इन्वेस्टिगेशन होगा, आप ऐसा समझिए, ठीक है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर एग्जॉस्टिंग के जगह पर क्या होना चाहिए, एग्जॉस्टिव, जिसका मतलब होता है बहुत बड़ा, विस्तृत, कंप्लीट, आप इसको कह सकते पूरा। आप किसी तरह से कह दे, यहाँ पर एग्जॉस्टिंग का यूज गलत है, यानी कि हमारा 21 का राइट आंसर हमारा क्या होगा, ए होने वाला है। आइए 22 में करेक्ट, द प्रोफेसर रिसेंटली डिस्क्राइब्स 1500 टेस्ट in which blind people passed with greater ease than those who could see। इसका हिंदी क्या निकल रहा है कि जो प्रोफेसर है अभी हाल में वो 1500 टेस्ट के बारे में डिस्क्राइब करता है, जिसको ब्लाइंड लोग, है ना, ब्लाइंड लोग पास किए, है ना, अंधे लोग पास किए बहुत सुगमता से, है ना। किसके बनिस्पत, किससे इनका तुलना हो रहा है, जो देख सकते थे उनसे ज्यादा सहजता से ब्लाइंड लोग उस टेस्ट को पास किए। एक बार क्वेश्चन को फिर से समझा जाए, द प्रोफेसर रिसेंटली डिस्क्राइब्स 1500 टेस्ट इन विच ब्लाइंड पीपल पास्ड विथ ग्रेटर ईज देन दोज हु कुड सी। बच्चों, इसका राइट आंसर जो होना चाहिए ना, वो ए होना चाहिए। इसका रीजन क्या है, देखिए, कोई टेस्ट को आप डिस्क्राइब नहीं करते हैं, कोई टेस्ट जो होता है ना, आप टेस्ट करते हैं, जांच करते हैं, तो इसके लिए वर्ड कंडक्ट होना चाहिए। टेस्ट को आप डिस्क्राइब नहीं करते, टेस्ट को आप कंडक्ट करते हैं, उसको ना आयोजित करते हैं। तो इसका मतलब है यहाँ डिस्क्राइब्स का इस्तेमाल गलत है, यहाँ पर कंडक्टेड होना चाहिए, ठीक है ना। मतलब उसने 1500 टेस्ट किया, जिसमें कि जो अंधे लोग थे वो आसानी से उसको पास कर लिए, उनके बजाय जिनके आंख थे। तो यहाँ पर गलत क्या है, डिस्क्राइब्स गलत है, आप किसी टेस्ट को डिस्क्राइब नहीं करेंगे बल्कि आप उसको कंडक्ट करेंगे, यानी कि 22 का राइट आंसर हमारा ए होना चाहिए। आइए 23 में करेक्ट, स्कार्सली हैड द फंक्शन स्टार्टेड देन इट बिगैन टू रेन। एक बार फिर से सुना जाए, स्कार्सली हैड द फंक्शन स्टार्टेड देन इट बिगैन टू रेन। इसमें क्या एरर है, यानी कि इसका हिंदी अगर निकाला जाए तो जैसे ही फंक्शन शुरू हुआ बारिश आ गई। बच्चों, आपने पढ़ा होगा कि स्कार्सली, हार्डली अपने साथ वेन नहीं लेते हैं। देखिए, स्कार्सली और हार्डली जैसे शब्द जो होते हैं ना, अपने साथ देन नहीं लेते हैं। देन का यहाँ यूज गलत है, ये अपने साथ वेन लेते हैं। अगर कोई वाक्य में अगर स्कार्सली और हार्डली से शुरू किया गया हो तो उसके बाद आने वाला जो कोऑर्डिनेट होता है वो आपका वेन होता है, देन नहीं होता है। इसका मतलब है कि हमारा 23 का राइट आंसर सी होगा। देन का प्रयोग हम नो सूनर के साथ करते हैं, नो सूनर अपने साथ देन लेता है, तो ये हमें समझना है कि ये हार्डली, बेयरली और स्कार्सली वेन लेते हैं, जबकि नो सूनर अपने साथ देन लेते हैं। तो यहाँ पर वेन की जगह पर क्या चीज की जरूरत है, देन की जरूरत है। सॉरी, देन की जगह पर क्या चीज की जरूरत है, वेन की जरूरत है, यानी कि 23 का राइट आंसर हमारा सी होगा। आइए नंबर 24 में आते हैं। करेक्ट, व्हेनेवर आई डाउट अबाउट द मीनिंग ऑफ ए वर्ड, जब भी मैं डाउट में रहता हूं
किसी वर्ड के अर्थ को लेकर के, आई लुक इन माई डिक्शनरी, तो मैं अपनी डिक्शनरी को देखता हूं। बच्चों ये बहुत ही आईक्यू वाला एक बहुत ही टिकलिश ये एरर है, आपको दिया गया है। आपका वाक्य का राइट आंसर ये होना चाहिए। कारण क्या है, ये क्यों गलत है, तो हमारा इस तरह से वाक्य होना चाहिए, वेन एवर आई एम इन डाउट, है ना। देखिए आप ऐसे लिखिए, आई डाउट आप इस तरह से गलत आप लिखते हैं ना, किसी अर्थ के जब आप संशय में रहते हैं तो हमारा ऐसे होना चाहिए, आई एम इन डाउट, आई एम इन डाउट, आपका वाक्य इस तरह से होना चाहिए। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर, हमारा 24 का राइट आंसर हमारा ए होना चाहिए। चलिए 25 में आते हैं। करेक्ट, दिस इज द सेम डॉग विच बार्क्ड एट माई सन बट अनफॉर्चुनेटली डिडंट बाइट हिम, फॉर्चुनेटली होना चाहिए, बट फॉर्चुनेटली होना चाहिए, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, इसको हटा देते हैं। चलिए अनफॉर्चुनेटली वहां नहीं होना चाहिए। चलिए बच्चों इसको थोड़ा सा हम लोग हल करते हैं। करेक्ट, दिस इज द सेम डॉग है ना विच बार्क्ड एट माई सन, है ना, ये वही कुत्ता है जिसने कि मेरे बेटे पर भौंका था, बट फॉर्चुनेटली डिड नॉट बाइट हिम, लेकिन उसको काटा नहीं। ये बड़ा फॉर्चुनेटली है, बात सौभाग्यवश उसको काटा नहीं। देखिए बच्चों इसमें क्या है, गलत है। देखिए सेम वाले वाक्य में, जिस वाक्य में सेम हो, नथिंग हो, एनीथिंग हो, तो उस वाक्य में ना विच के जगह पर ना दैट होना चाहिए। वो डॉग के लिए ना हम विच के जगह पर हम किसका इस्तेमाल करेंगे, दैट का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब है कि हमारा 25 का राइट आंसर हमारा बी होने वाला है। बच्चों तो ये 25 क्वेश्चंस का पूरा ये सेट रहा कॉमन एरर्स का, जो कि प्रीवियस एग्जाम्स में पूछे गए हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे अपने ग्रुप में शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। नए अगर आप हैं और पहले से सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करें। अगर आपको कोई प्रश्न को लेकर के डाउट है तो इसके लिए कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आप उस कमेंट बॉक्स का यूज करें। थैंक यू वेरी मच।